आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने यूनिट स्टार्ट किया था हेल्थ असेसमेंट का, और इसमें हेल्थ असेसमेंट में जो यूनिट है आई असेसमेंट, 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। सेकंड पार्ट में हमने बात की थी कि हमने जब हेल्थ हिस्ट्री लेनी है, आई की असेसमेंट करेंगे तो उसके हवाले से हमने हेल्थ हिस्ट्री कैसे कंडक्ट करनी है, और उसके साथ हमने बात की थी कि कौन कौन से हिस्से को, आई के कौन कौन से पार्ट को किस तरह देखना है, उनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्मल एनाटॉमी क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, उसके हवाले से हमने काफ़ी अच्छी तरीके से बात की थी। कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस के हवाले से भी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में, ये पार्ट 3 है, इसमें अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जब हम टेस्ट करते हैं, किसी की नज़र को देखते हैं कि उसकी नज़र नॉर्मल है, इबनॉर्मल है, तो वो किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से चार्ट होते हैं जिन चार्ट की मदद से हमें पता लगता है कि इसके आंखों में प्रॉब्लम है, किस तरीके से करेंगे, उन चीज़ों के हवाले से आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये जो लिखा है कि टेस्ट विजुअल एक्विटी, टेस्टिंग विजुअल एक्विटी का मतलब यही है कि भाई जब भी आप किसी की विजुअल नॉर्मल जो एक्विटी है, जो नॉर्मल देखने की सलाहियत है, उसको टेस्ट किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग के जो दूर की विजन और जो नज़दीक नियर विजन है उनको देखते हैं। वो चार्ट कौन कौन से होते हैं? सिनेलिन चार्ट एक कहलाया जाता है। ये एक साइंटिस्ट था, उसके अपने नाम से उसने इस चार्ट का नाम रखा था। ठीक है, और एक नियर विजन चार्ट होता है। इसके साथ साथ पेरिफेरल विजन एक तरीक़ाकार होता है जिसे हम पेरिफेरल, जो साइटों की विजन होती है, उसको भी हम देखते हैं। और एक तरीका होता है जिसको हम कन्फोंटेशन कहते हैं, ये कन्फ्रंटेशन जो है, ये बेसिकली ये भी देखी जाती है। ये भी एक तरीक़ाकार होता है। ये क्या होता है, इससे किस तरह आंखों की जो सलाहियत है वो देखी जाती है, तमाम चीज़ों के हवाले से अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं सिनेलिन चार्ट की बात करते हैं। ये चार्ट पहले मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल इमेज यहाँ पर क्रिएट हो जाए। इसको कहते हैं सिनेलिन चार्ट। ये जो है, ये अक्सर आप लोगों ने आई के वालों के पास देखा होगा। ये सिनेलिन चार्ट कहलाया जाता है। और ये एक ई चार्ट होता है। ई चार्ट का क्या काम है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जहन में अपने रखना अपने आप। अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, ये जो सिनेलिन चार्ट है, ये हम क्या करते हैं, पेशेंट जो है वो एक जिस रूम में डॉक्टर बैठा होता है उस रूम में पेशेंट को बैठा देते हैं, और ये सिनेलिन चार्ट जो है ये पेशेंट से कम 20 इंच के फासले में या 6 मीटर के फासले पे ये मौजूद होता है। फिर हम पेशेंट को कहते हैं, अगर अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट ग्लासेस पहनता है या ग्लासेस नहीं पहनता, अगर ग्लासेस पहनता है तो ग्लासेस उससे हटा देनी है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो एक साइड है उसको हम कवर कर देंगे किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के ज़रिए, ओपेक ऑब्जेक्ट के ज़रिए, जिससे कोई नज़र ना आए। एक साइड आंख को हम क्लोज़ कर देंगे, बंद कर देंगे, और दूसरी साइड से उसको कहेंगे कि आप इस जो चार्ट है इसको रीड करें। और इसके अंदर आप अगर फोकस करेंगे तो ये जिस ऊपर बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं चार्ट में, फिर जैसे जैसे नीचे आते हैं तो ये स्मॉलर ऑप्शन इसमें मौजूद होते हैं। ये आप लोगों को अभी नज़र आ भी रहा होगा। ऊपर देखो, ये बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। ये जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो ये ऑप्शन स्मॉल हो जाते हैं। तो पेशेंट को कहते हैं कि भाई आपने क्या करना है, इसको देखें कि आप कितनी आपके आई के अंदर कितनी एबिलिटी कि वो कितनी छोटी चीज़ों को देख सकता है। सेम आई वन साइड ऑफ आई हो गया, फिर उसके साथ हम दूसरी साइड ऑफ आई को सेम प्रोसेस में दूसरी साइड ऑफ आई को इसी तरह हम करेंगे। ठीक है, जब दोनों आई का टेस्ट सेम इसी तरह हुआ, फिर क्या करना है, फिर फाइनली में हमने उससे दोनों आंखों से फाइनल में क्या करना है कि भाई फाइनल में बाई ओकुलर विजन उसका देखना है। बाई ओकुलर विजन का मतलब क्या है, दोनों आइज़ जो है वो अनकवर कर देनी है, खोल देनी है, और उसको क्या दोनों आंखों से देख के आप कितना इस चार्ट को रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिनेलिन चार्ट। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहन में रखना। ये चार्ट हमेशा दूर के नज़र को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आ भी सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है,
तो फार विजन के लिए सिनेरियन चार्ट का इस्तेमाल होता है। वन मोर टाइम का क्या मतलब है, यहाँ पर वन मोर टाइम का मतलब ये है अगर कोई शख्स ग्लासेस वगैरह पहनता है तो फिर आपने उससे ग्लासेस हटा देनी है और ये सेम प्रोसेस दोबारा से करना है, ठीक है। अब मतलब ये तो पर आप लोगों ने एक दफ़ा कर लिया, अगर कोई शख्स ग्लासेस वगैरह पहनता है ना तो फिर उसको दोबारा से ग्लासेस पहना देनी है, और पहले ग्लासेस के बगैर कर देना है, फिर ग्लासेस के साथ कर देना है, फिर डिफरेंशिएट को देखना है कि कितना इसके जो नज़र है विजन है इसके अंदर कितना फ़र्क आता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट नोट करने की है वो इस पॉइंट को नोट करना है कि ये चार्ट जो होता है वो फार विजन के लिए इस्तेमाल, दूर के नज़र को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक दूसरा चार्ट होता है जो मैंने आपको दिखाया, ई चार्ट। ये ई चार्ट जो है ये हमेशा उन लोगों के लिए या बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जो उनको पढ़ना नहीं आता, जो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ इस चार्ट में सिर्फ ई होते हैं और ई के डायरेक्शन मौजूद होते हैं। कुछ ई के डायरेक्शन अपवर्ड होते हैं, कुछ डाउनवर्ड होते हैं, कुछ साइड टू साइड होते हैं। तो इसमें से जो डॉक्टर है या जो भी आई के नज़र देखता है वो उसकी सिर्फ डायरेक्शन पूछता है कि इस ई की डायरेक्शन किस साइड पर है, ठीक है। ये चार्ट सिर्फ और सिर्फ ये जहन में रखना कि ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है, या तो चिल्ड्रन के लिए इस्तेमाल होती है, या तो वो लोग जो कांट रीड, जो रीड नहीं कर पाते, जिनको पढ़ना नहीं आता, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस पहले वन आई में फिर सेकेंड आई में ये तरीका करना है। ई चार्ट भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ई चार्ट है सिंपल, इसमें ई की डायरेक्शन को देखना होता है कि ई लेफ़्ट साइड पे देख, ई का जो है वो लेफ़्ट साइड पर है, राइट साइड पर है, ये डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, सिर्फ ये सारी चीज़ें पूछनी होती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। और अभी हम इसमें भी सेम इसी तरह की बातें की गई है जो मैंने आपको ऊपर बताया है। इस स्लाइड में भी ये सेम वही बातें की गई है, इसमें भी वही बातें की गई है। यहाँ पर असल कहानी कुछ इन जगहों पर मौजूद है। यहाँ पर बड़ा तो सा कन्फ्यूजन होता है, इस कन्फ्यूजन को आज क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन एज 6 एंड ओल्डर नॉर्मल विजन इज़ मेजर एज 20/20। यानी जो 20/20 ये जो नंबरिंग लिखी होती है इसका यहाँ पर कुछ मकसद होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक बच्चे की उम्र 6 साल से कम है तो उसका जो आंखों का नज़र होगा वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा, क्योंकि उसकी जो आई है वो अभी डेवलप हो रही है प्रॉपर। अगर उसका एज 6 ईयर से बढ़ गया तो उसका नॉर्मल आइज़ होना चाहिए, मतलब नॉर्मल नज़र होनी चाहिए, जैसा आम बंदे की होती है उस तरह उसकी भी होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है। उसके ये 20/20 या ये 20/20 का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर एक जहन में रखना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो मुझसे 20 फीट के फासले पर मौजूद है। कितने? 20। ये मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये मेरे साथ दूसरा शख्स खड़ा हुआ है, सेम। मैं भी इस ऑब्जेक्ट को 20 फीट के फासले से देख पा रहा हूँ, ये भी इसको 20 फीट के फासले पे बिल्कुल क्लियर देख पा रहा है। तो इट्स मीन कि मेरी आंखों का नज़र भी बिल्कुल क्लियर है और इसकी आंखों का नज़र भी बिल्कुल क्लियर है। तो ये एक नॉर्मल वीडियो दी गई है कि नॉर्मल आई का जो है वो इस तरह होता है। फिर आगे मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या आगे और क्या इसमें और कुछ कहानियाँ भी लिखी है, वो समझाता हूँ। फिर कि अगर एक चिल्ड्रन है जिसकी वो 3 साल का है, यंगर है, तो उसका नॉर्मल विजन 20/50 या जो 20/50 यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। मिसाल के तौर पर 20/50 का क्या कॉन्सेप्ट है, या 20/50 अगर उसका अगर उसकी जो नज़र है वो 20/50 भी आती है तो इसको भी हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसकी एज कम है, उसका नज़र कमज़ोर होगा। मिसाल के तौर पर ये समझें, ये वही सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सेम ऑब्जेक्ट है, ये मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये एक 3 साल का छोटा बच्चा खड़ा हुआ है। हम दोनों कितने 20 फीट के मैं 50 फीट के फासले पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। ये बच्चा भी 50 फीट के फासले पे खड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ये जो है ये बिल्कुल 50 फीट के फासले पर ये मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। 50 फीट के फासले पर भी क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन इस बच्चे का नज़र है कमज़ोर। ये 50 फीट के फासले पर इसको क्लियर नहीं देख पाएगा, इसको जाना पड़ेगा। अगर ये
कम से कम 20 फीट के फासले पर जाएगा तो इसको जितना ये नज़दीक होगा इस ऑब्जेक्ट को उतना उसको क्लियरली ये देख पाएगा। अगर फॉर इंस्टेंस मुझे एक चीज़ 50 फीट के फासले पर क्लियर नज़र आती है और इस बच्चे को 30 फीट के फासले पर या 20 फीट के फासले पर क्लियर आती है, तो इसका मतलब है कि इसका नज़र नॉर्मल है। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका कमज़ोर हम इसको इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसकी आंख जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। अच्छा, उसके आगे भी हम दोबारा बात करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन एक 4 साल का है तो 20-40, और फॉर द चिल्ड्रन एज ऑफ 5 ईयर तो 20-30, ये एक रेंज दी गई है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर 20, इसकी दोनों की एग्जांपल, इसकी भी एग्जांपल मैं आपको समझाया था, उसकी भी एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर एक बच्चा है, ठीक है, वो 4 साल का है, ठीक है, वो सेम इस ये ऑब्जेक्ट इसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। बच्चा है 4 साल का है, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ भाई 30 फीट के फासले पर या 40 फीट के फासले पर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ये 40 जो जहन में रखना, ये 40 फीट के फासले पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर एक बच्चा भी खड़ा हुआ है जिसकी उम्र 4 साल है, वो भी 40 फीट के फासले पर खड़ा हुआ है। मुझे ये ऑब्जेक्ट 40 फीट के फासले पर क्लियर नज़र आ रहा है, इस बच्चे को ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। ये बच्चा क्यों? इसकी आँख प्रॉपर डेवलप नहीं है। अगर ये 20 फीट के फासले पर जाएगा तो ये इसको ऑब्जेक्ट को उसको क्लियर नज़र आए, क्योंकि इसका नज़र जो है दूर का भी प्रॉपर आई डेवलप नहीं हुई। तो इसका अगर ये 20 फीट से देखे और मैं 40 फीट से देखूं तो इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैं इसको अपने आप के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकता कि भाई नहीं मैं एक 40 फीट के फासले से देख रहा हूँ, इसको भी 40 फीट के फासले से देखना चाहिए। नहीं, इन दोनों का कंपैरिजन तब होता अगर इसकी एज 6 साल से ऊपर होती, फिर कंपैरिजन कर दे। अभी ये छोटा है तो अगर आप एक चीज़ दूर से देख सकते हैं तो ये दूर से देखने के काबिल नहीं है। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट था। ये मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। इस पॉइंट को बार बार थोड़ा सा 1-2 दफ़ा आप जब देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस हवाले से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब बात करते हैं आई कैचिंग वीडियोस की बात करते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा कॉन्सेप्ट को जहन में रखना। यहाँ देखो बाज़ ऐसे होते हैं ना, 2 आईज़ है ना, मिसाल के तौर पर एक आई ये है भाई, यहाँ पर आई थोड़ी सी ख़राब बनेगी और कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, 2 आई है। अगर एक शख्स है जिसके एक आंख का जो वीडियो है वो 20-30 आता है, ठीक है, दूसरी आई का मैं देख रहा हूँ उसका है 20-50 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए एक का आई का जो नज़र है वो 20-30 आता है, दूसरे आई का अगर हम देखते हैं नॉर्मल 20 होना चाहिए लेकिन इसको 30 फीट से नज़र आता है, इसका 30 है। तो और दूसरी आई का 20, जो 20 दे रहा है ना, ये 20, ये एक नॉर्मल रेंज दी गई है, इसको जहन में रखना। ठीक है, अगर इसका आई का नज़र 20-20 होता तो हम इसको नॉर्मल कंसिडर करते, लेकिन अगर ये 20 नॉर्मल रेंज दी है लेकिन इसका 30 आया एक आँख का नज़र, दूसरे आँख का नज़र 50 आया है, तो दोनों डिफरेंट है ना। तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये एबनॉर्मलिटी है। अगर दोनों का मिसाल के तौर पर 20-30, इसका भी 20-30 आता तो फिर इट्स हो कि कोई इशू नहीं। लेकिन अगर एक का भी 20-30 है दूसरे का 20-50 है, बड़ा डिफरेंस है, तो ये लाजमी बात ही है कोई ना कोई डॉक्टर समझ देता है कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह यहाँ पर मौजूद है। वो क्या समझता है कि भाई कोई एम्प्लोपिया है। एम्प्लोपिया का मतलब ये है कि कोई एक आई जो है इसकी वो कोई लेज़ी आई है जो कमज़ोर है किसी न किसी वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 20-30 वाली आई है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी सही है, लेकिन ये जो 50 इसका नज़र ज़्यादा कमज़ोर है, इसको हम कह सकते हैं कि यार ये बचपन में कोई ना कोई कमज़ोरी वगैरह होगी, इसकी वजह से इस आंख का जो नज़र है वो ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये एबनॉर्मली डॉक्टर कंसिडर करते हैं कि ये जिस आंख में नज़र ज़्यादा कमज़ोर है ये कोई ना कोई लेज़ी आई है और किसी न वजह से होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करते हैं नियर विजन की चार्ट की बात करें। एक चार्ट होता है, ये इसको भी सिंपली जहन में रखना। ठीक है, जो नियर विजन के लिए चार्ट इस्तेमाल होता है इसको रिसनबम नियर विजन कार्ड कहलाया जाता है। ये नहीं है, ये एक नाम लिखा हुआ, इस नाम को जहन में रखना, रिसनबम नियर विजन कार्ड। ठीक है जी, यहाँ पर इस चार्ट को ध्यान में रखना, ये भी सिंपल तरीका है। ये चार्ट जो होता है ये नियर विजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है
और ये चार्ट आप उस जो पेशेंट है उसकी आंखों से 14 इंच 14 इंच या 35 सेंटीमीटर के फासले पे आप रखेंगे, मतलब हाथ में ही पकड़ लेते हैं और इस चार्ट को हाथ में पकड़ लेते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप जितना स्मॉलेस्ट लेटर है आप रीड कर सकते हो, आप उतने स्मॉलेस्ट लेटर को आप इसमें रीड करें। तो इसमें ये पता लग जाता है कि इसकी जो आंख की जो नज़दीक की नज़र है वो कितनी है, ठीक है, उसकी नज़दीक की नज़र का पता लग जाता है। फिर सेम दूसरे आंख का भी इसका सेम प्रोसेस है, इसी तरह से करना है। अगर फिर यहाँ पर लेके इफ़ अ पेशेंट वेयरिंग करेक्टिव लेंस, अगर कोई लेंस वगैरह या कोई ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल वगैरह वो कर रहा है तो दोबारा से आपने क्या करना है, पेशेंट को कह रहे हैं कि आप ग्लासेस पहने, ठीक है, और ग्लासेस पहनने के बाद दोबारा से उसको कहें कि दोबारा आप इस चार्ट को रीड करें और समझें। फिर इनको आपस में डिफरेंशिएट करें कि इनके जो नज़र है उसमें कितना डिफरेंट है, ये चीज़ों को आपने क्लियर, ये एक तरीका है। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग को याद करने की और कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है वो आप लोग को पता होना चाहिए कि दूर विजन के लिए कौन सा चार्ट इस्तेमाल होता है, नियर विजन के लिए कौन सा चार्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझे। ये जो कन्फ्रंटेशन जो हमने बात की थी, कन्फ्रंटेशन कहते हैं जब हम साइड जो आंखों के साइड हिस्से होते हैं ना, दोनों साइड, इनकी नज़र को देखते हैं। अक्सर बाज़ों का देखा होगा जब कोई चीज़ हमारे साइड से कोई चीज़ गुज़र रही होती है या कोई आप अभी ट्राई करें अपने या कोई भी अपने हाथ को इस तरफ बैक साइड से लेकर आए, आगे की तरफ लेकर, जैसे वो आगे आता है तो साइड से आंख उसको देख लेती है, तो उसको हम साइड की नज़र कहते हैं, जिसको कन्फर्टेशन कहते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार है उसको देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये उस साइड की नज़र को जो देखा जाता है उस कन्फर्टेशन कहते हैं, और वो किस तरह किया जाता है ये जहन में रखना। फर्स्ट स्टेप में ये होता है आप पेशेंट के बिल्कुल सामने बैठ जाएंगे, ठीक है, पेशेंट के बिल्कुल फेस के सामने आप अपना फेस रखेंगे, बिल्कुल जिस तरह ये आप लोगों को एग्जांपल की पिक्चर नज़र आ भी रही है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल देख रहे हैं। फिर आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, अपना हैंड पेशेंट के थोड़ा सा बैक साइड, मतलब हाथ उसके जो सर के साइड से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके चला जाना है, कम से कम 2 फीट का फासला होना चाहिए, या आप थोड़ा सा जितना आप लेके जा सकते हो उसके आप कर सकते हो उतना आप लेके चले जाएं, ठीक है। फिर क्या करना है थर्ड स्टेप में, फिर आप उस अपने हाथ को अंदर की तरफ उसकी आइज़ की तरफ लेकर आओगे और उसको पेशेंट को कहोगे आप मेरी आंखों की तरफ देखिए। जैसे आप उसके साइड पर जिस तरह उसकी आंख की डायरेक्शन के पास जिस तरह आप उंगली लेकर आते हो, आपने फोकस करना है कि मेरा हाथ जो है उसकी आंख की साइड की डायरेक्शन तक पहुंच गया, और आपने उस पेशेंट को ये भी बोलना है कि जिस तरह आपको यहाँ लगे कि जिस तरह आपको मेरा हाथ दिखे तो आपने मुझे बोलना है। अगर जिस तरह आपका हाथ उसके साइड डायरेक्शन तक पहुंच गया और उसने कहा कि हाँ मुझे हाथ नज़र आ गया था, इट्स मीन्स कि इसका जो साइड का नज़र है वो बिल्कुल क्लियर है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी को पता ही नहीं लगता कि साइड से कोई चीज़ गुजरी है, फिर जब कोई चीज़ इतनी थोड़ी सी आगे आ जाती फिर जाके कंफर्म होता है कि हाँ कोई चीज़ गुजरी है या कोई हाथ आ रहा है, तो उनकी साइड की नज़र जो है वो कमज़ोर वगैरह होती है, ठीक है। तो ये एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसीजर है इसको करने का। इसमें वही सारे बात की गई है जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। अच्छा, वही कन्फ्रंटेशन की बात हो रही है कि इसमें पेरिफेरल विजन को देखा जाता है, ठीक है, पेरिफेरल विजन को असिस्ट किया जाता है, और ये मेथड जो होता है इस मेथड को हम कन्फर्टेशन कहते हैं। और ये जो टेस्ट है ये आइडेंटिफाई करता है, एबनॉर्मलिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पर 2 एबनॉर्मलिटीज़ की बात हो रही है, एक होमोनाइमस हीमिएनोप, एक नाम लिखा हो हीमिएनोप्सिया, और दूसरा है बाइटेम्पोरल हीमोएनेप्सिया के नाम से। ये 2 अलग चीज़ें हैं। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाऊँ, ये दोनों अलग अलग एबनॉर्मलिटीज़ है। इस एबनॉर्मलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कन्फर्टेशन का टेस्ट किया जाता है। ये ज़हन में रखना, ये देखे ये एक आई है, ठीक है, ये दूसरी आई है, तो खुदा ऐसे शुरू। एक मिनट मैं समझा देता हूँ। देखिए ये एक आई है, ठीक है, और ये दूसरी आई है, ज़हन में रखना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और ये बीच में नोज़ है इसकी, ठीक है, ये ज़हन में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है उसका
एक साइड लेटरल का नज़र भी कम है, दूसरी आंख का भी लेटरल साइड का नज़र कम है, दोनों साइड का लेटरल का नज़र कम है। कौन सी साइड का? अरे ये वो क्या रहा है, वन आई, सेकेंड आई, ठीक है। एक शख्स है उसका भी एक लेटरल साइड का आई का नज़र कम है, दूसरे लेटरल साइड का भी आई का नज़र कम है, मतलब सेम साइड, बिल्कुल दोनों आंखों का सेम साइड का नज़र कम है, तो उसको हम कहेंगे होमोनाइमस हेमिएनोप्सिया कहलाया जाता है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल किसी शख्स का सिर्फ टेम्पोरल साइड का, मतलब ये कोई भी जगह हो जिसका ये टेम्पोरल साइड है, मिसाल के तौर पर ये आई है, ठीक है, ठीक है, उस एक शख्स का एक आई का एक साइड है जिसमें उसका जो मिसाल के तौर पर सिर्फ टेम्पोरल साइड है, जो टेम्पोरल बोन की तरफ जो साइड है, ठीक है, उसका नज़र कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये बाई टेम्पोरल हेमिएनोप्सिया कहलाया जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर दोनों को सिंपली समझा दूँ, ये क्या है यार, अच्छा अभी जहन में रखना, ये बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा आपको। दो वर्ड्स है, दो टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं, अगर एक शख्स है जिसका जो नाक साइड पर जो है, ठीक है, इस साइड का भी उसका कमज़ोर है, दोनों साइडों का भी कमज़ोर है, या दोनों एक आउटसाइडर का कमज़ोर है, ठीक है, सेम साइड का, तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये हमारे पास इस कंडीशन को कहते हैं होमोनाइमस हेमिएनोप्सिया कहलाया जाता है। और अगर जिसका टेम्पोरल साइड पर, दोनों साइड का टेम्पोरल साइड पर इसका जो नज़र है वो कमज़ोर है, तो उसको हम बाय टेम्पोरल हेमिएनोप्सिया कहलाया जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप लोग गूगल में वगैरह में सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इमेज वगैरह इन लोगों ने नहीं दी है, तो उसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर इमेज क्रिएट करने में, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को ईजी हो जाए। अच्छा, असेसमेंट ऑफ आई मसल्स की बात करते हैं, तो आई मसल जो है इनकी असेसमेंट भी की जाती है, और ये असेसमेंट जो है इसमें ये देखा जाता है कि ये जो एक्स्ट्रा ओकुलर के जो मसल्स होते हैं बेसिकली वो आई को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो इसमें ये देखा जाता है कि प्रॉपरली आई जो है अपनी तमाम डायरेक्शन में अप राइट, अप डाउन, राइट टू राइट और डायगोनल, ये तमाम डायरेक्शन में प्रॉपर मूवमेंट कर रही है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को इसमें देखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स की बात करते हैं। तो ये कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स क्या है, इसमें क्या किया जाता है, ये असिस्ट द कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स, आस्क पेशेंट टू लुक एंड स्ट्रेट अहेड देम अ शाइन पेन लाइट ऑन द ब्रिज ऑफ द हिज नोज एंड फ्रॉम द अबाउट। यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, ये कोने की जो है या आंखों की जो है अलाइनमेंट को देखा जाता है। अगर एक शख्स है ना, उसकी ये नोज़ है, ठीक है, ये उसकी नोज़ है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी है आंखें, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा दूँ, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक पिन लाइट है, पिन लाइट को लिया जाता है, पिन लाइट को, और उस पिन लाइट को उस इंसान के जो नोज़ का जो ब्रिज है यहाँ पर लगाया जाता है। उसकी जो लाइट है वो तकरीबन मतलब 30 सेंटीमीटर या 38 सेंटीमीटर से या 12 इंच के फासले से उस लाइट को लगाया जाता है डायरेक्ट नोज़ के ब्रिज पर। जैसे वो लाइट इस नोज़ पे लगती है तो उसके लाइट के जो कुछ रिफ्लेक्स होते हैं वो सीधे पड़ते हैं यहाँ पर इस आइस के ऊपर, यहाँ पर आई के ऊपर पड़ते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि ये जो आई का जो रिफ्लेक्स यहाँ पर आई ये नोज़ पे जो लाइट का जो रिफ्लेक्स आई पे जा रहा है, क्या ये इस आई पर जहाँ तक पहुँच रहा है वो सेम इसी आई यहाँ पर भी ये पहुँच रहा है, दोनों के एक ही डायरेक्शन पर पहुँच रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आई का प्यूपल तक पहुँच रहा है और यहाँ पर भी आई के प्यूपल तक पहुँच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट रिफ्लेक्स दोनों आंखों के बिल्कुल सेम एक ही डायरेक्शन, एक ही जगह पर पहुँच रही है। तो इसका मतलब है आंख की जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सही है। अगर ये अलाइनमेंट सही नहीं है, एक आंख प्यूपल, एक लाइट का जो रिफ्लेक्स है वो आंख की प्यूपल तक पहुंच रही है और दूसरी जो है वो नीचे कंजक्टिवा पर लग रही है या कहीं और पे लग रही है, तो इट मींस कि भाई यहाँ पर जो जिस आंख में प्रॉपर सही नहीं पहुंच रही वो आंख क्या है, वहाँ पर मसल कोऑर्डिनेशन का कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से प्रॉपर मूवमेंट नहीं है। तो इस वजह से ये एक तरीक़ाकार होता है मसल्स को देखने के लिए, ठीक है।
If dozen eyes errant bring hold of the same plane by the extraocular muscle, this commonly occur a patient who lack muscle coordination in condition called strabismus. इस कंडीशन को हम स्ट्रैबिस्मस भी कहते हैं। स्ट्रैबिस्मस आप देख भी लोगे, जिसके बाज़ लोग होते हैं ना जिनकी एक आँख जो होती है वो पीपल बिल्कुल सेंटर पे होते हैं, दूसरी आँख का पीपल देखोगे वो साइड पे होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करूँगी ड्रॉ करने की, यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसको चीज़ों को। मिसाल के तौर पर ये एक आई है, ठीक है, और ये दूसरी आई है। एक आई का पीपल जो है बिल्कुल सेंटर पे होता है, दूसरी आई का देखोगे या तो इधर होगा या तो इस कोने में होगा, या तो अपवर्ड होगा या तो कहीं और होगा। तो जब इस तरह का कंडीशन होती है तो उसको स्ट्रैबिस्मस कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैबिस्मस है ये किस वजह से होता है, ये लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, मतलब इसकी जो एक्स्ट्रा ओकुलर की जो मसल है वहाँ पर प्रॉपर उसको सिग्नल नहीं मिल रहे, वहाँ पर प्रॉपर नर्व की सिग्नल नहीं मिल रहे, तो इस वजह से ये थोड़ी सी कंडीशन जो बेसिकली मसल्स को ही देखा जा रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मिल जाता है कि भाई मसल्स का मसला है। अच्छा, कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज यहाँ पर ध्यान में रखना। अच्छा, कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज एवोल्यूट ऑफ द ओकुलर। अच्छा, यहाँ पर तीन आई के जो मसल्स होते हैं ना उनकी जो मूवमेंट होती है, उनको तीन किस्म के नर्व्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी मूवमेंट में काम करते हैं। या एक थर्ड है, ठीक है, एक 4 है और एक 6। क्या हो गया, ये तीन किस्म की, एक थर्ड, ठीक है, 4 और 6। ये क्रेनियल नर्व है, ये बेसिकली आई के मूवमेंट में हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पर एक है ओकुलोमोटर, ये तो थर्ड आ गई। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर ट्राइजेमिनल लिखा हुआ है। ट्राइजेमिनल जो 5th क्रेनियल नर्व है, कौन सी है, ये बेसिकली 5th क्रेनियल नर्व है। लेकिन जब ये 5th क्रेनियल नर्व है तो ये यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने कहा शायद मैं गलत हूँ, और मैंने इसको जब थोड़ा सा चेक किया और जब मैंने इसको सर्च भी किया, गूगल में भी देखा और एक दो जगह और भी देखा, एक बुक और है वहाँ पर भी ट्राइजेमिनल का जिक्र हुआ है। फिर मैं थोड़ा और कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा कि चलो मैं इसको दोबारा देखता हूँ, शायद मैं गलत हूँ। लेकिन जहाँ पर भी मैंने इसको देखा कि 3 किस्म की नर्व इन्वॉल्व होती है आई की मूवमेंट में, 3rd, 4 और 6। 3rd जो है वो ओकुलोमोटर है, 4 जो है वो ट्रोक्लियर है और 6 जो है ऑब्डिसेंस है। लेकिन ये ट्राइजेमिनल जो है ये मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। ये 5th क्रेनियल नर्व है और ये सेंसेशन का काम करती है, ये सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने इसका एक जगह पर मैंने देखा ये थोड़ा मिक्स नर्व्स भी इसको कहा जाते हैं, थोड़ा मूवमेंट में भी काम करती है। लेकिन वो जो मूवमेंट है वो बेसिकली मैंडिबल बोन जो है मसल उनकी मूवमेंट के लिए, वहाँ पर मूवमेंट में उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पर भी थोड़ा इसका काम है। लेकिन आई के मूवमेंट में मैंने इसको कहीं भी नहीं देखा, कि मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिला कि वहाँ पर इसका कोई जिक्र। 3 नर्व का जिक्र हो रहा था, 3rd, 4 और 6। तो यहाँ पर शायद इनकी गलती है या तो फिर मैं सही नहीं हूँ। आप लोग भी सर्च करके मुझे कमेंट करें, लेकिन मैंने काफ़ी देखा लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि 3 किस्म की वो इन्वॉल्व होती है नर्व, ओकुलोमोटर 3rd और ट्रोक्लियर 4th क्रेनियल नर्व और एब्डिसन 6th क्रेनियल नर्व। ये 3 नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए। और ये क्या करती है, प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो इसी का काम है। लेकिन ये ट्राइजेमिनल जो होती है ये इन्वॉल्व नहीं होती, फिर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आईबॉल्स ऑन द मूव, यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात की गई है, ठीक है, यहाँ पर जो बात की गई है इस चीज़ के हवाले से बात की है, यहाँ पर आई बॉल की मूवमेंट के हवाले से बात की गई है। अगर हम यहाँ पर आई बॉल की मूवमेंट की बात करें तो सिंपल सी बात है, आई बॉल मूवमेंट, इसमें जो आई की जो 6 कार्डिनल पोजीशन है, ठीक है, उस पोजीशन को देखा जाता है। पेशेंट को सिंपली कहा जाता है कि भाई आप क्या करें, अपने हेड को जो है, यहाँ पर मैं आपको इसकी जो पिक्चर है यहाँ पर अब शायद आपको और क्लियर हो, ये यहाँ पर, ठीक है, ये पोजीशन होती है यहाँ पर, इसको मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ।
ठीक है। यहाँ पर पेशेंट को कहा जाता है कि भाई आप बिल्कुल सीधे बैठें और एक पेंसिल वगैरह या पेन वगैरह को लेते हैं, पेशेंट के थोड़ा डिस्टेंस में रखते हैं और पेशेंट को बोलते हैं अपना हेड जो है सर वो नहीं हिलाना। जहाँ पर मैं पेन को मूव करूँ सिर्फ आप अपनी आंखों के ज़रिए पेन की तरफ मूवमेंट करना। 6 डायरेक्शन में पेन को मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। अपर राइट की तरफ ले करते हैं, अपर लेफ़्ट की तरफ करते हैं, फिर दोनों राइट लेफ़्ट लेटरल साइड पर इन्फीरियर और सुपीरियर, ये 6 डायरेक्शन में जो है ये इसको जो कार्डिनल पोजीशन कहलाया जाता है। तो इनमें ये देखा जाता है कि ये आइज़ उस 6 पोजीशन को प्रॉपरली फॉलो कर रही है, पेन को प्रॉपरली फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो मसल्स की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ठीक है और दोनों आई जो है बिल्कुल सही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर लिखा हुआ 2 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, अगर किसी को इस तरह मिसाल के तौर पर एक आई जो है या दोनों आई जो है या एक आई जो है वो पेन को तो प्रॉपरली उसको फॉलो कर रही है, जिस डायरेक्शन में पेन मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में आई को मूव कर रही है, लेकिन दूसरी आई जो है वो नहीं कर रही। तो यहाँ पर 2 कंडीशन होती है इसमें देखने, एक निस्टिग्मस कहते हैं जार्किंग मूवमेंट ऑफ आई। आप गूगल में सर्च भी करें तो आपको मिल जाएगा। जब एक आई जो है वो जार्किंग मूवमेंट करे, अपनी जगह पर वो ना रोके, बिल्कुल हिलती रहे, तो इसको हम कहते हैं निस्टिग्मस। और एक एम्प्लोपिया, मिसाल के तौर पर एक आई जो है वो प्रॉपरली पेन को फॉलो कर रही है, दूसरी जो लेज़ी आई है वो पेन को फॉलो नहीं कर रही, तो जो लेज़ी आई उसको एम्ब्लोपिया कहलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का ये टेस्ट नेगेटिव आता है, मिसाल के तौर पर एक आई जो है वो मूवमेंट कर रही है दूसरी नहीं कर रही, या कोई जार्किंग मूवमेंट हो रही है, फिर एक और टेस्ट होता है तब जाके किया जाता है जिसको हम कवर और अनकवर टेस्ट कहते हैं। ये कवर और अनकवर टेस्ट जो है ये बेसिकली जब कोई एबनॉर्मली डिटेक्ट हो जाए, कोई भी एबनॉर्मलिटी हो वो डिटेक्ट हो जाए, तो उस एबनॉर्मलिटी के बाद फिर इस टेस्ट को किया जाता है, ठीक है। इस टेस्ट को उसके बाद किया जाता है और इसमें सेम उसे परफॉर्म किया जाता है। पेशेंट के पहले एक रूम में बिठा दिया जाता है, पहले उसकी एक आई को कवर कर दिया जाता है, उसमें पेन को मूवमेंट करता है, उसको देखते हैं कि भाई आप पेन को फॉलो करें। फिर सेकंड उसके बाद दूसरी को आई को कवर कर दिया जाता है, पहली वाली आई को देखते हैं, रिपीट करते हैं, तो उनकी मूवमेंट जो है बेसिकली उनको देखा जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक अभी हम मूव करते हैं आगे की तरफ, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑन द मूव, यहाँ पर कुछ चीज़ें की बात हो रही है, और जो कवर और अनकवर मूवमेंट वगैरह हो रही थी उसमें ये देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कवर और अनकवर मूवमेंट में दोबारा से ये इश्यूज़ वगैरह होते हैं और एक जो आई है वो प्रॉपरली मूव कर रही है और दूसरी आई जो है प्रॉपरली मूव नहीं कर रही है, तो वो हो सकता है कि उसके जो मसल्स हो वो पैरालाइज वगैरह हो चुके हों, या कोई नर्व का कोई इशू हो, तो कोई ना किसी वजह से हो सकती है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इंट्राओकुलर जो स्ट्रक्चर है, जो आई के इनर साइड पर जो स्ट्रक्चर है उसको किस चीज़ से देखा जा सकता है, उसके हवाले से अभी हम बात करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर जो इंट्राओकुलर स्ट्रक्चर जो है, मैंने आपको लास्ट पहले भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो इंट्राओकुलर स्ट्रक्चर है उनको हम किस तरह दे सकते हैं। एक मशीन होती है जिसको ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं, उस ऑप्थेल्मोस्कोप के ज़रिए हम क्या करते हैं, उस मशीन के ज़रिए इंट्राओकुलर जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इनको ये जो मशीन होती है इसके अंदर कुछ अपने नंबर्स वगैरह होते हैं, उनको फिक्स करना होता है। अगर इनर जो भी पार्ट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लेंस को देखना है, आपने इनर रेटिना को देखना है और स्ट्रक्चर को देखना है, तो उस जो डायल जो नंबर है उन पे आपने फिक्स करने होते हैं, फिर जब उस स्ट्रक्चर आपको क्लियरली नज़र आता है। तो यहाँ पर लिखा है दो स्ट्रक्चर प्रॉपरली यू विल नीड टू एडजस्ट द लेंस डायल। जो भी नंबर है, मिसाल के तौर पर आप लेंस से होते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं ना, तो आपने क्या करना है, प्रॉपरली अपने जो नंबर है उसको फिक्स करना है। वहाँ पर एक ग्रीन नंबर होता है, जब आप उस ग्रीन को मतलब ग्रीन नंबर पे या पॉजिटिव नंबर पे आप उसको सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो आंख का जो नज़दीक वाला हिस्सा होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया, तो वो उसको उसी नियर ऑब्जेक्ट को सही तरीके से फोकस करेगा। और अगर आप रेड को
सेलेक्ट करेंगे, रेड नंबर को आप उससे सेलेक्ट करेंगे तो रेड जो नंबर है उसका काम क्या है, वो फिर इस ऑप्थेल्मोस्कोप के ज़रिए क्या करेगा, वो जो डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट है जैसे कि रेटिना वगैरह हो गया उसको क्या करेगा, उसके ऊपर फोकस करेगा। सिंपल से मेरी बात को जहन में रखना, ऑप्थेल्मोस्कोप है, ऑप्थेल्मोस्कोप के अंदर ऑप्थेल्मोस्कोप के ज़रिए क्या करते हैं, इनर आई के इनर जो स्ट्रक्चर है उसको हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। इसके अंदर पर अपने नंबर्स अपने लिखे होते हैं, उस हिसाब से अगर हमें कौन से स्ट्रक्चर को देखना है तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको नंबर को सेलेक्ट करना है, फिर वो जो स्ट्रक्चर है हमें वो क्लियरली नज़र आ सकता है। ठीक है, उसका अपना कोई सिस्टम होगा, कोई तरीक़ाकार होगा। अगर वहाँ पर अगर हमने पहले तो लेंस के ऊपर एडजस्ट करना है, एक लेंस का नंबर होता है, लेंस को क्योंकि लेंस से होते हुए हम सारे इनर चीज़ों को देखेंगे ना, एक नंबर है जो है लेंस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब हम लेंस को सेलेक्ट करेंगे लेंस के ऊपर बिल्कुल फोकस करेगा हमारा जो भी ऑप्थेल्मोस्कोप का लेंस है वो उसके ऊपर फोकस करेगा, हमारे आई के लेंस के ऊपर। फिर वहाँ पर उस ऑप्थेल्मोस्कोप के अंदर कोई भी एक ऑप्शन होता है ग्रीन, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, जब उनको प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो ऑप्थेल्मोस्कोप की जो मशीन है वो फोकस कराएगा नज़दीक के जो ऑब्जेक्ट, जैसे कि मिसाल के तौर पर कॉर्निया और लेंस, उनके ऊपर प्रॉपर अच्छी तरीके से फोकस करेगा। अगर आप रेड के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो रेड नंबर जो है उसका फिर क्या काम है, वो फोकस कराएगा जो डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट है जैसे रेटिना है उनके ऊपर फोकस कराएगा। ठीक है, जब भी आपने एग्ज़ामिनेशन करना है तो एग्ज़ामिनेशन से पहले आपने पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि मैंने इस तरह एग्ज़ामिनेशन करना है। अगर उसने कोई कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह पहना है, ग्लास पहनी है तो ग्लास वगैरह आई ग्लास उससे रिमूव करनी है। डार्क रूम में पेशेंट को बिठा देना है। डार्क रूम में इस वजह से क्योंकि प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाता है तो ईज़िली फिर इनर जो स्ट्रक्चर है उसको एग्ज़ामिन करना आसानी होता है, बहुत ज़्यादा ईज़र हो जाता है। ठीक है, आसानी हो जाती है। पेशेंट को आपने क्या करना है भाई, जो लाइट है, जो ऑप्थेल्मोस्कोप से जो लाइट नज़र आएगी आपने सिर्फ इस लाइट को बिल्कुल फोकस करना है। ठीक है, और ये लाइट आपको थोड़ी सी तकलीफ़ तो देगी, थोड़ी सी शाइनिंग तो करेगी, अनकंफर्टेबल तो आपको फील होगा, लेकिन ये लाइट नुकसानदेह नहीं है। इससे मैं आपकी आई की जो इनर स्ट्रक्चर है उनको देखूंगा, तो ये थोड़ा सा बात आपने उसको कहनी है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर दूसरी बात की है कि क्लोजिंग इन ऑन द कॉर्निया। देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट का जब चिन जो उस ऑप्थेल्मोस्कोप की जो मशीन है उस पर चिन जब वो अपनी रख दे तो आपने उस ऑप्थेल्मोस्कोप की जो मशीन है वो कम से कम 4 इंच या 10 सेंटीमीटर के फासले पर आपने उसको फिक्स करना है। और जो लेंस का जो नंबर है वो 0 आपने सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप 0 सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो लेंस जो है वो बिल्कुल लेंस के ऊपर फोकस करेगा। जैसे वो पेशेंट को आप कहेंगे कि इसकी तरफ देखो, जैसे पेशेंट उसकी तरफ देखेगा और उस ऑप्थेल्मोस्कोप से एक लाइट निकलती है, जैसे पेशेंट के प्यूपल पे वो लाइट लगती है तो उससे क्या होता है, पेशेंट के आँख के अंदर से रेड रिफ्लेक्सेस आते हैं। वो रेड रिफ्लेक्सेस आँख के अंदर कहाँ से आते हैं, वो क्रोइड जो लेयर है वहाँ से या रेटिना से वो जो रेड रिफ्लेक्स वो आते हैं। तो आपने देखने हैं दोनों आंखों के रिफ्लेक्सेस देखने हैं। ठीक है, और कलर और सिमेट्री देखनी है दोनों आइज़ की, बिटवीन द आई, दोनों आई की जो कलर और सिमेट्री देखनी है। अगर ये नहीं कि एक आई से जो है वो रेड रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, दूसरे आई से दूसरे रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। अगर दोनों आई से रेड रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं तो इट मीन्स कि ये एक नॉर्मल तरीका है, फिर आप इसको नॉर्मल तरीका है। ठीक है, दोनों रिफ्लेक्सेस आपने रेड रिफ्लेक्सेस आप लोगों ने देख लेने हैं। फिर क्या करना है, फिर आप जैसे रेड रिफ्लेक्सेस आप लोगों ने देख लिए, फिर क्या करना है, फिर ऑप्थेल्मोस्कोप को थोड़ा और क्लोज़र कर देना है, पेशेंट की आई के साथ बिल्कुल और क्लोज कर देना है, वो क्लोज कर देना है और फिर लेंस को एडजस्ट कर देना है। अब जो भी ऑप्थेल्मोस्कोप का लेंस है उस लेंस को पेशेंट की आई के लेंस के साथ एडजस्ट कर देना है ताकि आपको इंटीरियर जो चेम्बर है वो प्रॉपर क्लियर तरीके से उसके ऊपर आपको फोकस हो सके, जो इंटीरियर चेम्बर उसके ऊपर क्लियर फोकस हो सके, लेंस के ऊपर फोकस हो सके, ताकि आप अंदर देखें कि लेंस के अंदर कोई क्लाउडिंग वगैरह तो नहीं है, फॉरेन सब्सटेंसेस वगैरह तो नहीं है, कोई ओपेसिटीज़ वगैरह तो नहीं है, लेंस ऑक्यूपाई तो नहीं है। तमाम चीज़ें आपने देखनी, कैटरेक्ट वगैरह देखनी है, तमाम चीज़ें आपने उसके अंदर एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी यहाँ पर है दूसरी बात हो रही है, अगर आपने रेटिना को देखना है
तो जब आप रेटिना को एग्ज़ामिन करने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, जो भी ऑप्थेल्मोस्कोप है उसको 0 पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर उसको लेंस के साथ बिल्कुल डायल को एडजस्ट कर दो ताकि आपको इंटीरियर को जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर्ली क्लियर नज़र आए। फिर आप क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे लेंस के पास से अंदर की जो विट्रस बॉडी होती है, लेंस के अंदर वाला जो हिस्सा होता है, अंदर की तरफ जो आँख का हिस्सा होता है जहाँ पर विट्रस जेली नुमा फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है, उस विट्रस फ्लूइड के लेते हैं। उस विट्रस बॉडी जो है, उस विट्रस फ्लूइड की क्लैरिटी को चेक करेंगे कि वो थिक तो नहीं हो, मतलब वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो चुका है, उसका नॉर्मल कंसिस्टेंसी कैसी है, उन चीज़ों को देखना है। उसके साथ रेटिना का जो स्ट्रक्चर है, रेटिनल स्ट्रक्चर, उस रेटिनल के स्ट्रक्चर को आपने प्रॉपर तरीके से देखना है। ब्लड वेसल्स को प्रॉपर तरीके से देखना है। ब्लड वेसल्स को, रेटिना के जो ब्लड वेसल्स है अगर उसको आपने देखना है तो फिर आपने क्या करना है, जो भी नंबर है उसको आपने रोटेटिंग इन द डायल इनटू द नेगेटिव नंबर, फिर आपने उसको नेगेटिव नंबर पे डायल करना है। पहले 0 पे था, फिर उसको भी आप नेगेटिव पे कर दें। जब आप उसको नेगेटिव पे करेंगे तो वो डायरेक्ट जो ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स के ऊपर वो क्या करेगा, फोकस करेगा। तो उससे जो भी ब्लड वेसल्स है वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। आर्टरीज जो होगी वो उनका बिल्कुल थिनर होगा और ब्राइट होगा, मतलब पतली होगी और एक शाइनिंग करेगी। और जो वेन्स होंगे वो थोड़े से उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन वो डार्क होगा, ठीक है। अच्छा, फॉलो दैट द वेसल्स। यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर मिसाल के तौर पर फॉलो वन ऑफ द वेसल अलोंग इट्स अ पाथ टुवर्ड ऑफ द नोज until you reach of the optic disc। मिसाल के तौर पर आपने ब्लड वेसल देखा तो आपने उस कोई भी ब्लड वेसल लेके तो उस ब्लड वेसल को फॉलो करते जाओ। अगर आप उस ब्लड वेसल को फॉलो करते जाओगे तो आप आँख के उस हिस्से पे पहुंच जाओगे जिस हिस्से को ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है, ठीक है। आप उस हिस्से तक, ऑप्टिक डिस्क तक पहुँच जाओगे और वहाँ पर एक और चीज़ भी आपको मिल जाएगी, इंटीरोवेनस क्रॉसिंग। इंटीरोवेनस क्रॉसिंग का मतलब ये है कि वहाँ पर आर्टरीज और जो वेन्स है वहाँ पर क्रॉस हुई होती है, एक दूसरे में क्रॉस हुई होती है, तो वो हिस्सा आप भी देख लोगे। तो ये थोड़ा सा डिटेल है और मेन चीज़ आप लोगों को पता है किस तरह आप लोगों ने देखनी है, उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें, ठीक है। अच्छा, बस यहाँ तक इसको हम करते हैं। 1-2 पॉइंट और बता दूँ फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्लोज कर देते, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी ये बात कर रहा है ऑप्टिक डिस्क के हवाले से। जो ऑप्टिक डिस्क एरिया होता है जिसको हमने लास्ट टाइम भी काफ़ी डिटेल से पढ़ा था सेकंड लेक्चर के अंदर, तो उसमें वही बात रही। ऑप्टिक डिस्क बता रहा है कि ये क्रीमी पिंक कलर का होता है, येलो ऑरेंज हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर बॉर्डर होते हैं, राउंड ओवल शेप होता है। इसकी लोकेशन बता रहे, इसके स्ट्रक्चर बता रहे, आप लोग देख लें, ठीक है। सिंपल वही बातें जो हमने लास्ट टाइम भी इसमें डिस्कस कर ली थी। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कंप्लीट रेटिना को स्कैन करना है, आप चाहते हैं कि मुझे कंप्लीट रेटिना को मैं देख लूँ, तो आपने फिर क्या करना, उसका तरीकाकार है। आप ऑप्टिक डिस्क तक पहुँच गए तो फिर ऑप्टिक डिस्क से जो ब्लड वेसल्स निकल रही होती है आपने उस ब्लड वेसल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। जो ऑप्टिक डिस्क से ब्लड वेसल निकल रही होती है, आँख के अंदर की तरफ आ रही होती है, आपने हर ब्लड वेसल्स को फॉलो करना है। तो वो हर ब्लड वेसल रेटिना के अंदर गई होती है, तो वो आप उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, रेटिना को प्रॉपर तरीके से एग्ज़ामिन कर सकते हो, ठीक है। जो रेटिना होगा नॉर्मल यूनिफॉर्म कलर होगा और फ्री स्कार, कोई स्कार रेटिना के अंदर नहीं होता, कोई पिगमेंटेशन वगैरह नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होता है, लीजन वगैरह नहीं होता है रेटिना के अंदर, हेमोरेज वगैरह, कोई भी ब्लड वेसल लीक वगैरह नहीं होता। तो ये नॉर्मल सारी बातें हैं इस चीज़ के हवाले से। जो मेन पॉइंट है वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने पढ़ना है। काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर भी दी है इसमें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये उसी स्ट्रक्चर बताया गया है कि भाई आप लोग रेटिना को प्रॉपर्ली तरीके से देखने, ठीक है। यहाँ पर ये म्यूकोला के हवाले से बात कर रहा है कि भाई म्यूकोला जो है उसको आप किस तरह देख सकते हैं, लेकिन म्यूकोला को देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी वजह है क्योंकि म्यूकोला के अंदर आपको पता है कि उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्लोआ कहते हैं, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा
कौन सेल मौजूद होते हैं और जो ब्राइट लाइट के बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो जब लाइट उस पर पड़ती है तो पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, उसके पेशेंट कांट टॉलरेट, पेशेंट उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाता, उसको देख नहीं पाता, उससे मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप पेशेंट को के लाइट की तरफ बिल्कुल फोकस करें तो आप लोग को वहाँ पर उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, म्यूकोला के स्ट्रक्चर को। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होगा वो एब्नॉर्मलिटीज़ के हवाले से होगा और फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।